नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नेप्सा में। मेरी आशा और कल्पना है कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आप सबके परिवार में भी एकदम सुमंगल होगा और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ऐसी कामना के साथ हम आज अपने आगे के जो हम मुद्रण संस्कृति के बारे में बात कर रहे थे, उस मुद्रण संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कि हमने अपने पिछले एपिसोड में ये पढ़ा था कि किस प्रकार कागज़ का आविष्कार होता है 105 ईस्वी में हम अपने साइलून के द्वारा, और फिर चीन से होता हुआ जापान और जापान से होता हुआ कोरिया और फिर भारत पहुंचता है कागज़। और हम पढ़ेंगे कि पाठक वर्ग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा कागज़ का, और इसके साथ ही हम ये भी पढ़ेंगे कि हिंदुस्तान में कागज़ की या हिंदुस्तान में कागज़ किस तरीके से प्रवेश करता है या हिंदुस्तान में मुद्रण किस तरीके से प्रवेश करता है, उन सब के बारे में। तो जैसा कि साथियों हम अपने पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे और मेरा मन भी यही कहता है कि कुछ हम अपने पिछले एपिसोड की बातें करें, जिससे कि हमारा दौरान कार्य हो जाएगा। तो अगर साथियों मैं बड़े तरीके से बात करूं तो हमने अपने पिछले एपिसोड में पढ़ा था कि जो दुनिया की अगर पहली किताब की बात करूं तो जापान में छपी गई जो पहली किताब है, उनका 868 माफ कीजिएगा 868 ईस्वी में डायमंड सूत्र है। उनके बाद हमने पढ़ा था कि जो गुटेनबर्ग द्वारा निर्मित जो गुटेनबर्ग बाइबिल है, अपने लगभग 800 माफ कीजिए अपने 1430 के दशक के बाद की जो पुस्तक है, वो चल टाइप विधि से निर्मित दुनिया की अगर उपस्थित किताब है तो वो दुनिया की उपस्थित किताबों में से पहली किताब है, ऐसा माना जाता है, या प्राचीनतम किताबों में से एक है। उसी के साथ ही और बात करें तो जिगजी नाम करके एक और किताब है, और उसे तो 2001 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द अपने वर्ल्ड रजिस्टर है उसमें भी सम्मिलित किया गया है। इसके साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जो चल टाइप विधि की जो पुस्तक है, उन पुस्तकों के माध्यम से भी माफ कीजिए साथियों, मैं अभी कुछ बात बता रहा आपको जो बाइबिल गुटेनबर्ग है, इनसे पहले की अगर बात करूं मैं 13वीं शताब्दी की सांचे से निर्मित अगर कोई पुस्तक है तो वो जो अभी हम कह सकते हैं कि उपस्थित है या मौजूद है, तो उस किताब का नाम है अपने त्रिपिटका कोरियाना। ये कोरियाई धार्मिक ग्रंथ के संदर्भ में है, अभी भी उपलब्ध है ये पुस्तक। तो इसे भी 2007 में यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द अपने वर्ल्ड जो है रजिस्टर उसमें सम्मिलित कर रखा है। उनके बाद हम ये पढ़ रहे थे कि चीन के मार्को पोलो 1295 में चीन अपने माफ कीजिए इटली के मार्को पोलो 1295 में चीन में घूम कर आते हैं, और उसके बाद फिर वो इटालियन देश में या इटली में इस धर्म का या यूरोप में आगमन करते हैं, उस बातों का, पुस्तकों का, मुद्रण का। और उनके बाद जो अभी हमने बात की थी गुटेनबर्ग के द्वारा जो चल टाइप की विधि है या प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की जाती है। और उसके बाद हम यहाँ तक पढ़ते हैं कि 16वीं शताब्दी तक आते-आते 15वीं शताब्दी में जहाँ दुनिया में 2 करोड़ किताबें छापी गई, वही 16वीं शताब्दी तक आते-आते दुनिया में 20 करोड़ से ज़्यादा किताबें छपने लगी। इसके साथ ही हम अगर मोटे-मोटे तरीके से और बात करें तो किताबों ने अपना इतना प्रभाव जमा लिया था कि इटली के किसान जिनका नाम मेनाकियो, उन्होंने भी वहाँ की धार्मिक स्थिति को लेकर आलोचनाएँ करनी शुरू कर दी थी, जिसके कारण उन्हें फांसी के मतलब मारा भी गया, मृत्युदंड की सज़ा भी मिली थी। इसके साथ हम एक और व्यक्ति की बात करते हैं, मार्टिन लूथर, जो धर्म सुधारक है, और उनके नेतृत्व में वो एक प्रोटेस्टेंट धर्म का अनुयायी है, ईसाई धर्म है, चर्च में ही। इससे पहले उन्होंने कैथोलिक जो धर्म है कैथोलिक चर्च है, उनकी आलोचनाएँ की थी। उनके धर्म में कौन-कौन सी बातें गलत थी, उन बातों का उसने क्या किया था, विखंडन किया था, खंडन किया था। तो आखिरकार लास्ट आते-आते किताबों से दुनिया के सामने इतना भय पैदा हो गया कि एक व्यक्ति यहाँ तक कहता है, इरेस्मस नाम करके लातीनी देश का व्यक्ति है, वो कहता है कि ये एक कैथोलिक धर्म सुधारक व्यक्ति है। उन्होंने जो कैथोलिक धर्म में जो गलत बात है, जो
अनीतियां हैं, उन अनीतियों को समाप्त करने की भी बात कही है इसने। लेकिन ये कहीं न कहीं मार्टिन लूथर से बचने का प्रयास करता है। ये मार्टिन लूथर का पक्षधर नहीं था कहीं न कहीं। इसने कहा था कि किताबें भिन-भिनाती हुई मक्खियों की तरह है, जो दुनिया के किसी भी कोने में पहुँच सकती है। हम कहाँ देखें, जहाँ देखें वहाँ भी किताबें पहुँच सकती है। इन्होंने ये भी कहा था कि ये किताबें अच्छी किताबें या बुरी किताबें या ज़्यादा किताबों की अति है, वो अधिकता है, वो ठीक नहीं है। क्यों? उसने कहा था कि किसी भी अच्छी वस्तु की अति हमेशा नुकसानदायक होती है, तो इसका मतलब है कि किताबें भी क्या होगी? नुकसानदायक होगी। ऐसा इरेस्मस का कहना है। और साथियों हम आगे पढ़ेंगे, आज की बात भी करेंगे और देखेंगे भी कि किस प्रकार किताबें आगे जाकर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालती है। हम यहाँ तक पढ़ते हैं कि 17वीं-18वीं शताब्दी तक जापान में किताबें अपने घर में रसोई के सामान है, नृत्य है, मनोरंजन है, इन सभी पर या लोकगीत है, लोक कथा इन सभी पर किताबें छपने लगी थी। कुछ अपने मनगढ़ंत कहानियाँ लिखने लगे थे। 18वीं शताब्दी तक आते-आते जो अमीर महिलाएँ हैं, वो भी किताबें पढ़ने लगी थी और किताबों का धीरे-धीरे सृजन करने लगी थी, जिसमें दोनों प्रकार की किताबें थी, धर्म से संबंधित भी थी, कुछ शास्त्र भी थे अच्छे, तो कुछ मतलब जो समाज स्वीकार नहीं करता है, ऐसी भी किताबें थी, जिनमें कुछ शायरियाँ थी, कुछ में प्रेम प्रसंग थे, ऐसे करके भी बहुत सारी किताबें थी। अब साथियों हम बात करेंगे कि इन किताबों ने महिलाओं और बच्चों पर किस प्रकार अपना प्रभाव जमाया। जैसा कि हम बात करते हैं कि 1857 में जिस समय हमारे हिंदुस्तान में क्या चल रही थी, 1857 की क्रांति चल रही थी। उस समय फ्रांस में बच्चों के पढ़ने के लिए किताबों का अलग मुद्रणालय खोला गया। ठीक है, ये कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं? फ्रांस की बात कर रहा हूँ। कब? 1857 में। उससे आगे हम बात करें किसी महिलाओं की, तो महिलाएं भी किताबों पढ़ने में बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाती थी, जिसमें मैं अगर उदाहरण दूं तो बहुत सारी महिलाएं हैं, जिसमें हम बहनों का एक दो बहनें थी, जिसमें एक का नाम है जॉर्ज मतलब ब्रंट नाम करके एक महिला थी। उसने भी किताबें पढ़ने में भी रुचि दिखाई और लिखने में भी रुचि दिखाई, यहाँ तक कि वे स्वयं उपन्यास लिखनी शुरू हो गई थी और लोगों को भी जागृत करने के लिए, चेतना पैदा करने के लिए चल पड़ी थी। इसके साथ ही जैसा कि हम ये समझते ही हैं साथियों कि अगर हमारे सामने कोई भी नई चीज़ आती है, तो हम भी उसे ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, उसे सीखने का प्रयास करते हैं, उसका विचार विमर्श करते हैं कि कितनी उसकी अच्छाई है, कितनी उसकी बुराई है। तो ऐसी ही बातों को लेकर यूरोप में भी विचार विमर्श होना शुरू किया और ऐसे ही समय एक फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति पैदा हो गई। 18वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ साथियों। अब है फ्रांसीसी क्रांति में किताबों की भूमिका, क्रांति में पुस्तकों की भूमिका। तो अगर पुस्तकों की भूमिका अगर फ्रांसीसी क्रांति में पुस्तकों की अगर मैं भूमिका की बात करूं, तो तीन तथ्य सबसे महत्वपूर्ण आते हैं। उनमें पहला मतलब तीन बातें करते हैं कि सबसे पहले जिन लोगों ने किताबें छापना शुरू किया, उनसे उनके ज्ञानोदय से लोगों के मन में उनके ज्ञानोदय का प्रचार हुआ। सबसे पहली चीज तो क्या है? ज्ञानोदय का प्रचार। ज्ञानोदय, कोई साहित्य का विद्यार्थी है तो भी ये भी तो ध्यान रखे कि ज्ञान प्लस उदय गुण संधि है। ज्ञानोदय का प्रचार पहला। अब ज्ञानोदय का प्रचार कैसे हुआ साथियों? कि जिस समय किताबें छपने आई, लोगों ने पढ़ना शुरू किया, तो लोगों को पता कि हम लगातार गरीब क्यों रह रहे हैं। तो किसानों ने सोचा तृतीय स्टेटस की जिस समय हम पढ़ते हैं कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस में जो समाज था वो तीन स्टेटसों में बांटा गया था, जिसमें से सबसे पहले पादरी कहते हैं पहले स्टेटस को, दूसरे को कुलीन स्टेटस और तीसरे को सामान्य स्टेटस कहते हैं, जिसमें वकील है, मध्यम वर्ग के लोग हैं, मजदूर है, व्यापारी है, किसान है, ये सारे के सारे छोटे बड़े किसान जो भी है ये आते हैं। तो उन लोगों ने सोचा कि लगातार हम ही गरीब क्यों हैं, ये राजा अमीर क्यों होते जा रहे हैं।
तो फिर उन्होंने अंकुशता क्या है, निरंकुशता पर अंकुश लगाने वाले भावों को पैदा किया और उन्होंने अपने जया जोग रूसो है, वाल्तेयर है, ऐसे लोगों को पढ़ना शुरू किया, उनकी किताबों को क्या करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। तो पहला ज्ञानोदय का प्रचार, और दूसरा किताबें आने से क्या हुआ, वाद विवाद। ठीक है, वाद विवाद कह दो या विचार विमर्श कह दो, वाद विवाद और विचार विमर्श की क्या हुई, या विचार विमर्श। अब बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी किताबें पढ़ी, तो उन किताबों में उन्होंने वाद विवाद भी किया और विचार विमर्श भी किया कि इन किताबों की कौन सी अच्छाइयां हैं और कौन सी बुराइयां हैं। ठीक है, और इन किताबों में लिखा है जो सही है या नहीं है। जैसे कि हम आगे पढ़ते हैं रूसी क्रांति के समय वगैरह, या इससे पहले भी हम पढ़ते हैं कि उदारवादी समूह अलग था, रेडिकल समूह यानी कि परिवर्तनवादी अलग है, रूढ़िवादी और अलग है, और इनके साथ ही हम ये भी पढ़ते हैं मार्क्सवाद वगैरह, ये मार्क्सवादी लोग वगैरह, इन सब की कुछ न कुछ अलग अलग धारणाएं सबकी थी। और अगर मैं साथियों तीसरी बात करूं, तो फिर हम तीसरी बात है वो है कि शासकों की निरंकुशता की ओर ध्यान, जो शासकों का जो निरंकुशतावादी प्रवृत्ति थी, उनकी जो निरंकुशता थी, उनकी और लोगों का क्या गया, किताबें पढ़ी तो लोगों का ध्यान गया कि ये शासक निरंकुश है, हमें भी तो अपनी स्वतंत्रता प्यारी है, हमारे मन में भी तो राष्ट्रभक्ति है, हमारे मन में भी हमारे प्रति भी तो समानता की बात होनी चाहिए, लेकिन ऐसी बातें उस समय नहीं थी। तो इन किताबों ने इन सारी चीजों को पैदा किया, और इनके साथ ही इन किताबों ने भी लोगों की मानसिक चेतना है, लोगों की जो ज्ञान की वृद्धि है वो करने का इन किताबों ने क्या किया, प्रयास किया। हालांकि हम आगे ये भी पढ़ते हैं कि किताबें दोनों तरफ की थी, कुछ अच्छी भी तो थी, तो कुछ ऐसी भी किताबें थी जो सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर पाता था। तो कुछ लोग राजाओं के पक्ष में भी थे, तो कुछ विपक्ष में भी थे। तो मेरा कहने का मतलब है, या इनका मतलब है कि यहाँ किताबें धीरे धीरे इतना अच्छा रूप ले रही थी। अब जैसे कि मैं तीसरे की बात करूं कि शासकों की निरंकुशता की ओर ध्यान गया, तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है लुई सेबेस्तिये मर्सिये इनका पूरा नाम है। और लुई सेबेस्तिये मर्सिये ने क्या लिखा है साथियों, लुई सेबेस्तिये मर्सिये ने लिखा है कि किताबें एक या छापाखाना है, ये बहुत अपने आप में बहुत ताकतवर है, और ये एक ऐसी जनमत की आंधी को तैयार कर रहा है कि एक दिन आएगी और निरंकुशतावाद को क्या कर देगी, उड़ा के ले जाएगी। तो ये भी पंक्ति हमें याद रखनी है। इसका मतलब ये किताबों में ताकत है, जो राजाओं की या शासकों की निरंकुशता की ओर क्या किया जा रहा है, जनता का ध्यान करवा रही है। और इसके साथ ही एक और व्यक्ति की बात करूं मैं, तो आश्वस्त मर्सिये, ये भी आश्वस्त मर्सिये नाम करके व्यक्ति है। इन्होंने कहा है कि अब राजाओं को डरना चाहिए कि हे निरंकुशवादी शासकों, अब आपके डरने का समय आ गया है, या अब आपके कांपने का समय आ गया है, क्योंकि अब ऐसे आभासी लेखक पैदा हो गए हैं जिनकी लेखनी के कारण एक दिन आपके शासन को हिला या उठा दिया जाएगा, या उखाड़ फेंकेंगे या हिला दिया जाएगा। इनका कहने का मतलब ये है। तो ऐसे लेखकों की या ऐसे व्यक्तियों की बातें सुनने के बाद हम ये कुछ न कुछ तो स्वीकार जरूर कर सकते हैं कि किताबों ने वो अमूलचूल परिवर्तन नहीं इतना तो परिवर्तन नहीं किया, लेकिन फिर भी लोगों की मानसिकता के ज्ञान की वृद्धि करने, और इसके साथ ही लोगों में एक जागृत ज्ञान की चेतना को पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाई। ये तो साथियों है यूरोप की बात है, मतलब अपने देश की बात नहीं करके हम यूरोप की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं अपने देश की कि हिंदुस्तान में क्या हुआ। यहाँ तक कि ये मार्सिये मतलब एनसीईआरटी बताती है कि मार्सिये लिखता है कि हमें इतनी रुचि थी कि मैं जिस समय लिखने बैठता था तो कब क्या हो जाता, किस समय क्या होता, ये मुझे नहीं पता चलता, जो मन में आता था वो मैं लिखता जाता था। एक व्यक्ति यहाँ तक बताता है कि उसके पास मोमबत्ती लाने के पैसे नहीं है, फिर भी वो व्यक्ति
किताबों से इतनी रुचि रखता है कि जिस समय घर में चूल्हा जलाया जाता था खाना पकाने के लिए, उस समय वो चूल्हे के पास बैठता और किताबें पढ़ता चला जाता। उसके पास क्या एक्टिविटी होती, क्या काम होते, कुछ उसे पता नहीं चलता था। मतलब लोगों की इतनी किताबें पढ़ने में रुचि थी। अब हम बात करते हैं भारत की। अब जैसा कि साथियों हम फ्रांस की क्रांति की बात कर रहे हैं और फ्रांस की क्रांति में किताबों ने जितनी भूमिका निभाई उतनी की उतनी भूमिका हिंदुस्तान में भी निभाती है किताबें। अब किस प्रकार निभाते हैं साथियों, हम हमेशा चाहे 1857 की क्रांति को पढ़ें या फिर चाहे अपने स्वतंत्रता आंदोलनों को पढ़ें, हर एक चीज में हम ये जरूर पढ़ते हैं कि मुद्रण की क्रांति आई, या पुस्तकों है या साहित्य है या समाचार पत्र है, इन्होंने भी कहीं न कहीं राष्ट्रीय आंदोलनों में लोगों को या राष्ट्रवाद के लिए लोगों को प्रेरित किया। हम ये भी पढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति में कि मतलब ब्रिटेन से या पुर्तगाल से आई हुई या यूरोप से आई हुई जो हमारे देश में मुद्रण थी, जो छापाखाना था, उसने भी कहीं न कहीं हमारे देश के लोगों के मन में आत्मिक चेतना पैदा की, उन्हें भी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना को सिखाया। उन्हें भी ये सिखाया कि राष्ट्रवाद क्या है। हम आगे लक्ष्मी नारायण या लक्ष्मीनाथ नाम करके एक बहुत बेहतरीन लेखक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। मैं अगर बात करूं उनकी, तो उन्होंने एक कथन कहा था, बहुत बेहतरीन कथन है उनका। वे अपने असमिया भाषा है उनकी, और उन्होंने असम भाषा में या असमिया भाषा में कुछ लिखा था, और उनका अर्थ होता है, उनके लिखने का अर्थ था, वो था अपने कि जैसे कि हम बात करते हैं कि अपनी मिट्टी से प्रेम है, तो उन्होंने भी लिखा कि मेरी मिट्टी से या मेरी मातृभूमि से प्रेम, ऐसा करके कोई लिखा था कि अगर मेरे लिए सबसे प्यारी है तो वो मेरी मातृभूमि है। जैसा कि हम राजस्थानी की बात करें तो कन्हैयालाल सेठिया जी लिखते हैं कि धरती दोहरारी। तो ऐसी ही बात है कि यहाँ भी धरती दोहरारी कह के हम धरती माँ का बखान करते हैं। उसी प्रकार वो लक्ष्मीनाथ भी क्या कर रहे हैं, वो भी किसी न किसी तरीके से अपनी माटी को, अपनी माँ को, मातृभूमि को सबसे पवित्र मानते हुए अपने मातृभूमि से मतलब प्रेम की बात करते हैं, अपनी मातृभूमि से प्यार करने की बात करते हैं। तो इसके साथ ही हम, ये तो एक अलग बात हुई कि हुआ क्या। अब हम भारत में जो मुद्रण है उनके बारे में पढ़ेंगे। भारत में मुद्रण, अब देखो भारत में मुद्रण की बात करें तो भारत में भी मुद्रण ने बहुत अच्छी अपना प्रभाव जमाया था। सबसे पहले मैं बात करूं तो 16वीं सदी में मुद्रण, 16वीं सदी में सदी हाँ ये मैं 16वीं सदी में मुद्रण क्रांति लिख दूं, या फिर मुद्रण क्रांति, या फिर मैं लिख दूं प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों के जरिए भारत लाई गई। किनके जरिए लाई गई? पुर्तगालियों के जरिए गोवा में लाई गई, गोवा में लाई गई। और हम ये जानते हैं कि लाई गई, ये जो पुर्तगाली है हिंदुस्तान में आने वाली, अगर कोई मैं यूरोप की विदेशी जाति की बात करता हूँ या यूरोपीय जाति की बात करता हूँ, तो 1498 में पुर्तगाली आते हैं। और इन्हीं पुर्तगालियों ने 16वीं शताब्दी में क्या क्या लेके आए थे? ये प्रिंटिंग प्रेस लेके आए थे। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय किन्हें जाता है? पुर्तगालियों को। और ये कहाँ लाते हैं? गोवा में। इनके साथ ही हम साथियों फिर एक कैथोलिक चर्च के लोग आते हैं, कैथोलिक चर्च के लोगों द्वारा कब साथियों? 1579 में, 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी जाती है, पहली तमिल पुस्तक छापी जाती है। ठीक है साथियों, इससे पहले कन्नड़ भाषा में किताबें छपी थी, कोंकणी में किताबें छपी थी, मतलब इससे पहले तो नहीं कह सकते, लेकिन 17वीं शताब्दी में छपी थी। तो अगर
पहली तमिल पुस्तक छपी थी तो वो 1579 में छपी थी और किसने, कैथोलिक चर्च के लोगों द्वारा कोचीन में छापी गई। और इन्हीं के द्वारा, कैथोलिक चर्च के लोगों द्वारा पहली मलयालम भाषा की पुस्तक कब छापी? 1713 में छापी गई। 1713 में छापी गई ये मलयालम भाषा की पहली पुस्तक, वो भी कैथोलिक चर्च के द्वारा। उनके बाद इनके साथ साथ प्रोटेस्टेंट, जिनका उद्भव मार्टिन लूथर के धार्मिक सुधार आंदोलन के बाद होता है, या मतलब मार्टिन लूथर के प्रयासों से, मैं अगर ऐसा कहूं कि उनके प्रयासों से होता है, तो भी इसमें मतलब कोई गलत बात नहीं है। तो मार्टिन लूथर के समय से जो प्रोटेस्टेंट चर्च, एक ईसाई धर्म का नया प्रादुर्भाव, एक नया, कहने का मतलब है कि उनका जो पहले कैथोलिक चर्च था, एक नया पंथ चला उनका, तो उन्होंने भी हिंदुस्तान में आकर लगभग 32 से 34 किताबें 17वीं शताब्दी तक या 18वीं शताब्दी तक किताबें छापी। अब साथियों, ये तो है शुरुआती समय। अब और ये किनके द्वारा किया गया काम है? ये किया गया है अंग्रेजों के द्वारा काम। अब हम बात करते हैं कि भारत का पहला समाचार पत्र कब आता है। तो साथियों, ये भी याद रखने योग्य चीज है, भारत में पहला समाचार पत्र, और ये कब आता है? 1780 में आता है साथियों। 1780 में कौन लेके आते हैं? जॉन ऑगस्टस हिकी लेकर आते हैं। इनका पूरा नाम है जॉन ऑगस्टस हिकी। नाम क्या होता है समाचार पत्र का? उसका नाम होता है बंगाल गजट। क्या नाम होता है? बंगाल गजट। और बंगाल गजट कौन सी भाषा में, मतलब अंग्रेजी भाषा में छपा गया था, और कैसा था? साप्ताहिक। जैसे कि हम ये भी जानते हैं कि समाचार पत्र दैनिक हो सकता है, साप्ताहिक हो सकता है, मासिक हो सकता है, अर्धमासिक, मतलब अर्धमासिक हो सकता है, या 6 माही, या अर्धवार्षिक हो सकता है, या वार्षिक हो सकता है। ठीक है, तो बंगाल गजट कैसा था? साप्ताहिक समाचार पत्र था। लेकिन ध्यान रहे, ये बात याद करने, क्योंकि लॉर्ड हिकी, माफ कीजिए, जॉर्ज ऑगस्टस हिकी, उन्होंने खुद ने कहा था कि ये जो मेरा समाचार पत्र है, इसकी मुझे प्रसन्नता है। क्यों है प्रसन्नता? प्रसन्नता इसलिए है कि ये अंग्रेजी सरकार के जरिए जारी किया गया नहीं, ये मेरा खुद का निजी है, इसलिए इनको खुशी हुई थी। और बाद में तो जो ये बंगाल गजट है, जो हिकी साहब वगैरह है, इनके ऊपर तो धीरे धीरे बाद में आरोप भी लगाए गए थे, जिसके कारण इनसे तत्कालीन गवर्नर जनरल जो हेस्टिंग्स था, हेस्टिंग्स ने यहाँ तक कि इनके ऊपर आरोप लगाए थे, और इनके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया था, क्योंकि इन्होंने अपनी बातें रखी। इन्होंने जो अंग्रेज अधिकारी थे, उनकी बातों के बारे में जानने का प्रयास किया, उनकी इच्छाओं को अपने समाचार पत्र में देना शुरू कर दिया था, जिससे कहीं न कहीं ये अंग्रेजी सरकार की प्रशंसा नहीं कर रहे थे। जिसके कारण, जैसा कि हम कर्नल टॉड के बारे में पढ़ते हैं कि कर्नल टॉड जाना हिंदुस्तान से नहीं चाहते थे, उसके बावजूद भी 1829 को उन्हें वापस भेजा गया, 1828 में। तो मेरा कहना यह है कि इनके ऊपर भी कार्रवाई की गई, इनके ऊपर भी मुकदमा चलाया गया। उसके बाद हिंदी का पहला समाचार पत्र मैं बात करूं, अगर हिंदी की बात करूं तो अगर मैं बात कर सकता हूं कि 1826 में छपता है, जिसका नाम क्या होता है? उदंत मार्तंड होता है। जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा छापा जाता है या निकाला जाता है, वो भी एक साप्ताहिक है। लेकिन एक और बात बताना चाह रहा हूं मैं, इसी बंगाल गजट के नाम से भारत का पहले किसी भारतीय के द्वारा छापा गया पत्र था, उसका नाम भी बंगाल गजट है। और वो व्यक्ति है अपने, अगर मैं बात करूं, और अगर आपको याद हो कि भारत में पुनर्जागरण के प्रणेता कहे जाए, या भारत में पुनर्जागरण के जनक कह दूं मैं, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं और बात करूंगा मिरातुल अखबार की, और इनके साथ ही मैं एक और चीज की बात करूंगा इसमें, संवाद कौमुदी जैसे समाचार पत्रों के रचयिता की। तो इनके एक खास मित्र कह दूं, या इनके एक साथी कह दूं, तो जिनका नाम क्या है? गंगाधर भट्टाचार्य। गंगाधर भट्टाचार्य ने भी
18वीं शताब्दी के अंततः, मतलब 18वीं शताब्दी के अंत तक एक समाचार पत्र निकाला और उस समाचार पत्र का नाम भी क्या था? वो बंगाल गजेट था। और ये पहला, अगर भारत में या किसी भारतीय के द्वारा छापा गया पहला पत्र था जो बंगाल गजेट के नाम से जाना गया। एक जॉन ऑगस्टस हीकी ने अलग छापा, इनके साथ ही एक गंगाधर भट्टाचार्य नाम करके राजा राममोहन राय के साथी थे या मित्र थे, मतलब कहने का मतलब है कि साथ रहने वाले थे गंगाधर भट्टाचार्य, उन्होंने भी बंगाल गजेट के नाम से एक समाचार पत्र छापा। ये भी थोड़ा ध्यान रहे। अब साथियों, वो भी साप्ताहिक था। अब मैं हिंदी की बात करूं तो जैसा कि मैंने अभी भी बात की थी कि हिंदी का अगर पहला समाचार पत्र है तो वो है उदंत मार्तंड। और उदंत मार्तंड है वो कब है? 1826 में, और जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा क्या किया गया? छापा गया। अब हम याद साथियों देखते हैं कि जो भारत में मुद्रण आई, तो भारत में मुद्रण आने के बाद मुद्रण से निम्न या गरीब जनता पर प्रभाव, ये या गरीब जनता ले लूं मैं, इनके साथ महिलाएं भी साथ में जोड़ लो, गरीब जनता और महिलाओं पर प्रभाव, गरीब जनता और महिलाओं पर प्रभाव किससे? मुद्रण से। साथियों, पहले मोटी मोटी चीज को सोचते हैं कि जो ही हिंदुस्तान में मुद्रण आया, मुद्रण का आयात हुआ और या छापे खाने का आयात हुआ, ज्यों ही छापा खाना हिंदुस्तान में आने लगा 17वीं 18वीं शताब्दी में, मुख्य रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भी, तो उनके बावजूद कहीं न कहीं इन्होंने एक धर्म में विवाद पैदा किया कि हिंदू अपनी धर्मों की बढ़ाइयाँ करने लगे और मुसलमान धर्म की, मतलब कहते हैं ये धर्म एक दूसरे धर्म को ऊंचा नीचा दिखाने लगे। हिंदुओं ने भी अपना क्या काम किया, मुसलमानों ने भी अपना काम किया। दिक्कतें दोनों धर्मों में आई, ऐसी कोई नहीं है, विरोध दोनों धर्मों में पैदा हुए। फिर हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे व्यक्ति पैदा हुए जैसे राजा राममोहन राय है, उन्होंने हिंदू धर्म की जो बुराइयां थी, हिंदू धर्म में जो मतलब कुरीतियां थी, उनको समाप्त करने का प्रयास किया गया। जो किसी विशेष वर्ग को विशेष सम्मान दिया गया, उस सम्मान को समाप्त करने की बात की गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि मानवता सबसे बड़ा धर्म होता है। और इसके साथ ही जो मुस्लिमों में जो उलमा थे, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि उन्होंने उलमा का मतलब होता है जो मुस्लिम या इस्लाम धर्म के जो विद्वान लोग थे, उन्होंने फतवे जारी किए और वे भी सोचते थे कहीं न कहीं हो सकता है कि हिंदू हमारे ऊपर हावी हो जाए, या हिंदू सोचते थे इस्लाम हमारे ऊपर हावी हो जाए। और इसके साथ-साथ तीसरा नया धर्म अभी आया था 1835 तक, तो मैकाले ने यहाँ अंग्रेजों को पूर्ण रूप से छूट भी दी और हिंदुस्तानियों को अंग्रेजी भाषा की शिक्षा भी देने लग गए थे। और तो तभी और लोगों के मन में आया कि इन किताबों के माध्यम से लोगों ने सीखा कि ये अंग्रेज क्या कर रहे हैं, हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, ईसाई धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, भारतीयों का ईसाईकरण कर रहे हैं। ऐसी धीरे-धीरे भावनाएं सामने आने लगी या बातें सामने आने लगी। ये सारी की सारी बातें किससे आई? किताबों से आई। अगर साथियों मैं बात करूं कि एक और व्यक्ति है जिसे हम सब जानते हैं, जिनका नाम है आचार्य तुलसी या तुलसीदास, भक्ति काल के उस महानायक तुलसीदास, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास को कौन नहीं जानता। जो तुलसीदास के द्वारा 16वीं सदी में लिखी गई रामचरितमानस, उनका पहला संस्करण बंगाल के कोलकाता में रामचरितमानस का पहला संस्करण 1810 में छपता है। कब छपता है? तुलसीदास द्वारा रचित है रामचरितमानस, 16वीं सदी की रचना है और मुद्रण के प्रभाव से ही ये कब छपती है? लगभग 1810 में, मतलब रामचरितमानस का बंगाल के कोलकाता में होता है और 1810 में इसका पहला संस्करण छपता है। ये तो है अपने, अगर भक्ति काल के प्रणेता की बात करें तो तुलसीदास की।
अब साथियों हम बात करते हैं, इसके साथ ही हम एक और व्यक्ति की बात करेंगे जिसमें राजा राम मोहन राय की बात करेंगे। तो अगर अब हम चाहते हैं तो पहले राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय का एक अखबार है, समाचार पत्र है जिनका नाम है संवाद कौमुदी। क्या नाम है? संवाद कौमुदी। कौन सी भाषा में लिखा गया है साथियों संवाद कौमुदी? ये भी बंगाल से ही छपता था, वहीं से राजा राम मोहन राय खुद छापते थे, मतलब खुद लिखते थे इनके संदर्भ में। तो संवाद कौमुदी ये है इनका समाचार पत्र, कौन सी भाषा में? बांग्ला भाषा में। इनके साथ ही बांग्ला भाषा में, ठीक है। और ये जो संवाद कौमुदी है ये कब लिखा गया साथियों? ये 1871 में, मतलब 1871 से लिखना शुरू किया गया। किसे? संवाद कौमुदी को। और संवाद कौमुदी के बारे में एक ये भी याद रखना कि बांग्ला भाषा का है। और राजा राम मोहन राय की और बात करूं तो मेरातुल अखबार भी राजा राम मोहन राय का है, और जो फारसी भाषा का अखबार है। तो साथियों ये राजा राम मोहन की राय की बात हो गई। इन्होंने भी धर्म सुधार में बहुत बेहतरीन प्रयास किए, पुस्तकों के माध्यम से ही ये भी प्रयास हुए। इन्होंने भी पुस्तकें पढ़ी और यहाँ तक कि इन्होंने अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देने का भी बात किया, क्योंकि इन्होंने कहा है कि आधुनिक दुनिया को समझने के लिए हमें अंग्रेजी की जानकारी होनी चाहिए। हम एक कल्पना कर सकते हैं कि अगर हमने अंग्रेजी नहीं सीखी होती या भारतीयों ने अंग्रेजी नहीं सीखी होती तो हम अंग्रेजों के अत्याचारों से रूबरू नहीं हो पाते कि अंग्रेज हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे कि इल्बर्ट बिल के समय या जिस समय हमारे समाचार पत्र आगे चलते हैं, या जैसे मैं बात करूं कि बाल गंगाधर तिलक के समाचार पत्र जिनका नाम केसरी, केसरी में जो 1906 में जिन पंजाब के नेताओं को या अमृतसर के नेताओं को काला पानी की सजा दी जा रही थी, उन लोगों के जो सजाएं, मतलब उन काला पानी की सजा दी जा रही थी, उन लोगों की प्रशंसा करने के लिए जो केसरी में उन्होंने अपनी लिखी, जिसके कारण उनको 1908 में 6 साल का कारावास की सजा भी देते थे अंग्रेजी, मतलब अंग्रेज लोग। तो मेरा कहने का तात्पर्य है या हम सबका तात्पर्य यह है कि ये किताबें हमें कितना जानकारी देती है। इन किताबों ने हमारे लिए इस दुनिया को अथाह कर दिया। जैसे कि हम आगे महिलाओं और गरीबों के बारे में पढ़ेंगे तो मैं 3-4 महिलाओं का उदाहरण दूंगा कि उन्होंने क्या क्या कहा है और क्या क्या नहीं कहा। अब देखिए, सबसे पहले है मुद्रण से निम्न और गरीब जनता। हम बात करें निम्न और गरीब जनता के बारे में तो सबसे पहली बात करूं तो मैं बात करूं कि दक्षिण में बात करूं या फिर हम सीधी लें, अगर दक्षिण का नाम नहीं लिख के लें तो पहली अगर बात कर लूं मैं तो मराठी के व्यक्ति नाम क्या है, या मराठी के सुधारक, ठीक है, व्यक्ति का नाम क्या? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या? गुलामगिरी। ये गुलामगिरी है, ये गुलामगिरी पुस्तक लिखी गई थी अमेरिका में, जो आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन को लेकर लिखी गई थी, यानी कि वहां से शीर्षक लिया गया था। लेकिन इस पुस्तक में जो बातें बताई गई थी वो कहीं न कहीं निम्न जातियों को या अछूतों को ऊपर उठने का प्रयास करवाया गया। उन्हें कहा गया कि आप आगे बढ़ो या रुको मत, क्योंकि बैठे रहने से कोई भी व्यक्ति, हम आज भी कहते हैं कि रोने से राज कोई नहीं देता या भीख मांगने से कोई भी राज नहीं दिया जा सकता। इन्होंने उन्हें कहा कि भाई संघर्ष करो। ऐसे ही और नेता जिन्हें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, आप सब जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। इन्होंने भी अछूतों, खुद स्वयं ये मतलब इन जाति से संबंध रखते थे, ये खुद इस अत्याचार में सम्मिलित थे, खुद पीड़ित थे। जैसा कि हम पढ़ते आए हैं इनके बारे में कि मतलब स्कूल जाना, तो कहने का मतलब इन गांव के ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक की शिक्षा प्राप्त की, जिसके कारण इनके पिता ने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन करवाया था, लोगों को भोज करवाया था कि मेरा बेटा गांव का पहला बेटा है जिसने क्या कर दिया कि मतलब प्राथमिक या उच्च प्राथमिक की शिक्षा प्राप्त कर ली। हम ये भी देखते हैं किस प्रकार गांव के तालाब में अगर एक कोई अछूत व्यक्ति या निम्न व्यक्ति, जिन्हें उस समय समझा जाता था, अगर वो पानी पी लेता तो मतलब उन व्यक्तियों के साथ कैसे कैसे अत्याचार किए जाते थे, ये भी बातें
हम जानते हैं। तो ऐसी बातों को दूर करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसे नेताओं ने क्या किया, किताबों के माध्यम से लोगों को जागृत फैलाने का प्रयास किया। इनके साथ ही मैं बात करूं तो दक्षिण मद्रास के संत, दक्षिण मद्रास के संत या के व्यक्ति जिनका नाम क्या है, ई रामास्वामी। ई रामास्वामी जिन्हें पेरियर के नाम से जानते हैं, पेरियर के नाम से प्रसिद्ध, जो ये ई रामास्वामी है, इन ई रामास्वामी ने भी अछूतों को या अछूतोद्धार का काम किया। समाज की जो धारणाएं थी, जो कुरीतियां थी समाज में, उन कुरीतियों को समाप्त करने का भी प्रयास किया। तो इन सभी व्यक्तियों ने मिलकर क्या किया कि समाज जो हिंदू धर्म की जो मतलब कहने का मतलब कुरीतियां हैं, हिंदू धर्म की बुराइयां हैं, उन सभी बुराइयों को सुधारने का प्रयास किया। इससे आगे बहुत सारे व्यक्ति आते हैं, हालांकि हम किताब में जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी ये हिंदू धर्म में सुधार के लिए आर्य समाज के प्रवर्तक आते हैं, या आर्य समाज के प्रणेता दयानंद सरस्वती जी आते हैं। इसके साथ ही मैं बात करूं स्वामी विवेकानंद आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो भारतीय समाज को, जो हिंदू धर्म की श्रेष्ठता को मतलब शीर्ष पर पहुंचाने का काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सभी धर्म, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि दुनिया में जो भी धर्म है सभी अपनी अपनी दृष्टि में श्रेष्ठ है। अब जैसे कि मेरा धर्म हिंदू है तो मैं मानता हूँ कि हिंदू भी अच्छा है, तो लेकिन मेरा दायित्व ये भी तो बनता है कि मुझे ये भी तो मानना चाहिए कि मुस्लिम भी ठीक है। हम सबका एक ही धर्म क्या है, मानवता धर्म है। तो हमें मतलब दूसरी और बात नहीं करके, किसी धर्म को नीचा नहीं दिखाकर सभी धर्मों को समानता की दृष्टि से देखना, ये मेरा दायित्व है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम सबका भी यही दायित्व है। तो इन्होंने भी कहा कि किसी भी धर्म को नीचा दिखाने की या ऊंचा दिखाने की बात मत करो, लेकिन इससे पहले हमारे धर्म के अंदर जो कुरीतियां हैं, हमारे धर्म के जो अंदर मतलब बुराइयां हैं, उन बुराइयों को हटाने का प्रयास करो पहले। और इन्होंने हटाने का प्रयास किया। ये तो है निम्न या गरीब जो दो। और इसके साथ ही अगर बात करें तो यहाँ तक कि मुझे याद आता है कि कानपुर के काशी बाबा है, उन्होंने भी समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को जागृत करने का प्रयास किया। इनके साथ ही एक और व्यक्ति है जिनका मुझे नाम याद आ रहा है कि सुदर्शन चक्र नाम करके व्यक्ति है, उन्होंने भी किताबों को छापा और किताबों को और अपनी किताबों के माध्यम से क्या किया कि जो गरीब जनता है या इनके साथ ही जो मजदूर वर्ग है या जो दलित वर्ग है, उनके उत्थान के लिए उन्होंने क्या किया, कार्य करना शुरू किया। मतलब दलितों को जगाने का प्रयास किया। अब साथियों, ये बात तो है अपने जो गरीबों की। अब हम आगे महिलाओं का उदाहरण देते हुए बात करेंगे कि महिलाओं की स्थिति कैसे हुई। जैसे कि साथियों, आपको ये सोचकर अचंभा होगा कि या आश्चर्यचकित होंगे कि हमारे देश में भी ऐसी ऐसी धारणाएं थी, और वो भी प्राचीन काल में लगभग 18वीं या 19वीं शताब्दी तक हमारे देश में भी ऐसी धारणाएं थी। जो धारणाएं आज हमें उनको पढ़ते हैं तब भी हमारे मन में ऐसी भावनाएं आती है। जैसे कि मैं कक्षा 8 की एनसीईआरटी में बताया है, हमारे अतीत नाम करके पुस्तक है, उसमें भी बताया है। कक्षा 10 की पुस्तक है मतलब अपने समकालीन भारत और विश्व का इतिहास, उसमें भी बताया गया है कि हमारी जो प्राचीन रूढ़िवादी परंपराओं की कुछ ऐसी रूढ़ियां थी जो ये देखती थी या ये सोचती थी कि अगर महिलाएं पढ़ लेगी तो महिलाएं विधवा हो जाएगी, मतलब बालिकाएं अगर पढ़ लेगी तो बालिका क्या हो जाएगी, विधवा हो जाएगी। ऐसी धारणाएं हमारे समाज में प्रचलित थी, ऐसी धारणाएं प्राचीन काल में हमारे धर्म में प्रचलित थी। तो इन धारणाओं को दूर करने का प्रयास किया, और उन प्रयास में सबसे अगर मैं बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी का नाम आता है तो मतलब सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी जैसे विधवा विवाह के समर्थन के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर आते हैं। इनके साथ ही राजा राममोहन राय सती प्रथा जैसी कुख्यात कह सकते हैं या सबसे भयानक या सबसे विभत्सकारी अगर कोई अत्याचार था तो वो विधवा मतलब किसी महिला के पति के खत्म होने के बाद उनको सती कर दिया जाता जबरदस्ती। जो चाहती वो अलग बात है, लेकिन बहुत सारी चीजें जबरदस्ती होती थी, ऐसा राजा राममोहन राय ने भी बताया। जैसा कि वे बताते हैं कि उनके बड़े भाई जिनका नाम जगमोहन राय, उनकी
जिन समय जगमो बड़े भाई की मतलब निधन हो गया था उनकी जो भी कुछ भी मतलब मृत्यु हो गई थी, तो उस समय उनकी भाभी को जबरदस्ती जलाया गया। तो उसी समय उन्होंने कहा था कि मुझे चाहे किसी भी क्षेत्र में रहूं, लेकिन मुझे ऐसी कुरीति को क्या करना है, समाप्त करना है। और कहीं न कहीं 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, उन्होंने क्या कर दिया, सती प्रथा पर बंगाल में रोक लगा दिया। वो भी 4 दिसंबर है। मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के लिए या बच्चियों के लिए 4 दिसंबर से बेहतरीन कोई दिन नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। हमारी छोटी-सी चोट भी हमें इतना दर्द देती है, किसी भी व्यक्ति को जिंदा जलाना बहुत कितना कठिन हो सकता है, कितना विभत्स हो या कितना भयानक हो सकता है, या उनके प्रति कितना अत्याचार हो सकता है। और इसके साथ ही अगर कोई महिला विधवा हो जाती है तो उनको गंजा करके छोड़ दिया जाता है, उनको समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता है। ऐसी भी घटनाएं आई, तो इन सब घटनाओं को परे करने के लिए किताबों के माध्यम से या समाज के सुधारकों के माध्यम से ऐसी बातों को दूर करने का प्रयास किया गया। अगर मैं बात करूं तो ताराबाई शिंदे है, ये महाराष्ट्र की है ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे के साथ ही अगर मैं और बात करूं तो पंडिता रमाबाई है, पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई के साथ और भी अगर बात करूं तो ज्योतिबा फूले की पत्नी है सावित्रीबाई फूले, सावित्रीबाई फूले। इनके साथ ही अगर मैं बात करूं तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने इन चीजों के बारे में लिखा भी, इन चीजों के बारे में बहस भी की उन्होंने। और उन्होंने यहाँ तक बताया था कि महिलाओं को क्या-क्या यातनाएं दी जा रही है और उन यात्राओं से महिलाएं बाहर किस प्रकार से निकल रही है, उन सब के बारे में उन महिलाओं ने क्या दिया था, अपनी मतलब जानकारी दी थी। जैसे कि मैं अगर एक घटना का जिक्र करूं तो ये घटना बताई जाती है कि एक रस सुंदरी देवी नाम करके महिला है, और वो क्या करती है कि एक ऐसे परिवार में उसका विवाह हो जाता है या उसकी शादी हो जाती है जो एकदम मतलब रूढ़िवादी परिवार है, जो ये चाहता है कि महिलाओं को कतई नहीं पढ़ाना चाहिए। ऐसा परिवार, नाम है उस महिला का रस सुंदरी देवी। और होता क्या है कि वो रसोई में छुप-छुप कर लिखना शुरू करती है, पढ़ना शुरू करती है, और उसके बावजूद वो अपनी एक आत्मकथा या आत्म कहानी लिखती है। उस आत्म कहानी का नाम है आमार जीवन, और ये बंगाली में लिखती है। बंगाली में किस में लिखती है? बंगाली में। ये किसकी है आमार जीवन? तो इस महिला का नाम याद कर देना, रस सुंदरी देवी। ये भी एनसीईआरटी बताती है, अगर किसी को प्रमाण भी चाहिए तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये भी, कि रस सुंदरी देवी नाम करके महिला है, उसकी शादी एक ऐसे परिवार में होती है जो परिवार ये चाहता है कि महिलाएं नहीं पढ़नी चाहिए, और उसके बावजूद भी इन्होंने रसोई में रहकर कैसे भी छुप छुप के पढ़ाई की, और उसके बाद उन्होंने अमर जीवन नाम करके एक अपनी आत्म कहानी लिखी। और किसमें? बंगाली में। तो याद रखना, बंगाली भाषा में संपूर्ण तरीके से लिखी गई पहली आत्म कहानी है वो अमर जीवन है, और ये 1876 में प्रकाशित हुई थी। ये भी आपको क्या करना है, साथ में याद करना है। ऐसे ही और एक बासंती देवी नाम करके महिला है, जिनका पूरा नाम मुझे ठीक तरीके से अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। हाँ, कैलाश बासंती देवी। तो उस महिला ने भी लिखा कि महिलाओं को किस प्रकार चार दीवारी में रखा जाता है, किस तरीके से अनपढ़ रखा जाता है, और क्या-क्या अत्याचार होते हैं उनके बारे में भी उसने मतलब अपने कैलाश बासंती देवी ने भी लिखा था। इसके साथ ही एक तमिल की महिला है, तमिल महिला है। इस तमिल महिला ने लिखा था, इनकी एक उक्ति है कि बहू तेरे कारणों से हमारी जिंदगी या फिर संसार कह दो आप, संसार छोटा है। अगर जिंदगी लिखोगे तो छोटी है, और अगर संसार लिखते हैं तो छोटा है। वो कह रही है कि बहुत तेरे कारणों से, मतलब बहुत ऐसे कारण हैं जिसके कारण हमारा जीवन छोटा है, हमारा संसार छोटा है। क्यों? क्योंकि उनको केवल और केवल पर्दा प्रथा जैसे
और हम तो ये भी पढ़ते हैं कि वो घटना वही है केरल के आसपास की, मतलब दक्षिण की घटना है कि मुझे याद आ रहा है विकास दिव्य कीर्ति सर आरक्षण के ऊपर वीडियो डाल रहे थे, उनमें उन्होंने जो एक बात बताई थी आरक्षण वाले को, भाई आरक्षण क्यों होना चाहिए और आरक्षण क्यों चलना चाहिए, और उन्होंने जो बात बताई थी उस नागोली की, तो किस तरीके से उस नागोली ने मतलब अपने स्तन को ढकने के लिए या कमर के ऊपरी शरीर को ढकने के लिए कपड़ा पहन लिया, और जिसके कारण वहां के राजा ने उनका विरोध किया और उन्हें टैक्स मांगा, उनसे टैक्स दे नहीं पाई, तो उस बच्ची ने क्या कर दिया, अपने खंजर लेकर अपने दोनों स्तनों को काट दिया। और उसके बावजूद ऐसा बताया जाता है कुछ समय बाद ही उस जो नागोली है उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे सामने मिलती है। तो इन घटनाओं से ये भी कोई तमिल महिला है, उसने लिखा है बहुतेरे कारणों से हमारी जिंदगी क्या है, छोटी है। और फिर वो लिखती है, किताबों का महत्व बताती हुई लिखती है कि किताबों ने हमारी जिंदगी को बहुत कुछ बढ़ा दिया है, किताबों ने हमारे जीवन को बहुत कुछ प्रशंसित किया है या खुशी दी है किताबों ने हमारे जीवन को। तो हम ये जरूर कह सकते हैं साथियों कि किताबों का महत्व उन व्यक्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था जिनके सामने ये पहली बार आई थी। अब तो क्या है कि किसी भी चीज की अति हो जाती है तो उसका धीरे धीरे महत्व कम होता जाता है, लेकिन आज भी किताबों का महत्व बहुत है, पहले जितना नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी किताबें अपना महत्व तो जरूर रखती है। अब हम साथियों बात करते हैं, एक आपको और याद रखना है, वो याद रखना है अपने कि जो बाल गंगाधर तिलक है, तो एक तिलक का समाचार पत्र है केसरी, तो वो भी याद रखना है। और इसके साथ ही अब मैं याद करूं कि भारत में जो प्रारंभिक मुद्रण था वो पांडुलिपियां थी, पांडुलिपियां। और ये पांडुलिपियां क्या है, ये अगर इनके बारे में पढ़ना चाहते हो तो पांडुलिपियां ताड़ के पत्थर, ताड़ के पेड़, ये ताड़ के पेड़ या ताड़ के पत्रों पर बनाई जाती थी। ताड़ का पेड़ है, उनके पत्रों से, उनके पत्तों पर पांडुलिपियों का निर्माण होता था, पांडुलिपियां लिखी जाती थी, ये हाथों से लिखी जाती थी, हस्तलिखित है, ठीक है। तो फिर क्या है कि लेकिन प्रारंभ में 19वीं शताब्दी तक भारत में पांडुलिपियों का प्रचलन था, लेकिन पांडुलिपियों में दिक्कत थी, एक तो इस पर लिखने वालों की भाषा समझ में नहीं आती थी, जिस जगह लिखते थे उसी क्षेत्र के इलाके मतलब उसी इलाके के लोगों को समझ में आता था आगे, और दूसरा इनका रख रखाव बहुत कठिन था, बहुत खर्चीली थी, और इनको सुरक्षित रखना भी बहुत मतलब मुश्किल काम था इनको। हालांकि कुछ लोगों ने इन्हें सुरक्षित करने के लिए भी इनके ऊपर गत्ते वगैरह लगाए, उनको जॉइंट भी किया इनको, लेकिन उसके बावजूद भी पांडुलिपियां बहुत खर्चीली थी। उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने 19वीं शताब्दी के अंत तक पांडुलिपियां मतलब चल रही थी हिंदुस्तान में, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इनका प्रचलन कम हुआ और मुद्रण की ओर व्यक्ति आगे बढ़े या इंसान आगे बढ़ा। तो ये भी चीज थोड़ी सी आपको याद रखनी है, कब हो सकता है प्रश्न पूछ लिया जाए कि पांडुलिपियों की अपेक्षा कागज के माध्यम से या कागज पर प्रिंट करके किताबों को छापना महत्वपूर्ण क्यों है या उपयुक्त क्यों है, तो हम ये सीधा लिख सकते हैं कि कागज पांडुलिपियों की अपेक्षा सस्ता है, पांडुलिपियां बहुत खर्ची है, ये पेड़ के पत्तों पर यानी कि ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी, इनका रख रखाव ये हाथों से लिखी जाती थी। पांडुलिपियां मतलब अपने प्रिंटिंग से छपाई नहीं होती थी इनकी, ये हाथों से लिखी जाती थी। और इनके साथ ही हम और अगर अंतर स्थापित करना चाहे तो ये मैं अगर बात करूं आपसे कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये बहुत खर्चीली थी पांडुलिपियां, इनका रखरखाव भी ठीक तरीके से बहुत मतलब कठिन था, इनका रखरखाव करना भी, इनको सुरक्षित रखना भी बहुत मुश्किल कार्य था। उसकी बजाय कागज सरल था, कागज का रखरखाव भी ठीक है, कागज सस्ता भी है और कागज पर प्रिंटिंग भी किया जा सकता है। दूसरी उनकी लेखन भी अलग क्षेत्रों में समझ में नहीं आती, लेकिन कागज पर लिखा गई चीजें भी और प्रिंट की गई चीजें भी एक दूसरे व्यक्तियों को समझ में आने लगी, एक दूसरे व्यक्तियों के भावों को समझा जाने लगा कागज के माध्यम से। तब फिर मुद्रण की धीरे धीरे क्रांति आगे बढ़ती गई और मुद्रण का धीरे धीरे विकास होता गया। अब एक साथियों और बात करनी है, वो बात हम करेंगे अपने कि प्रतिबंध, सेंसरशिप क्या है, मुद्रण पर प्रतिबंध। प्रतिबंध का मतलब होता है रोक, प्रतिबंध का मतलब क्या होता है, रोक, और किस पर, मुद्रण पर, समाचार पत्रों पर। और मैं यहाँ अगर एक शब्द और लिखूं तो सेंसरशिप।
ये सारे के सारे शब्द है, ये कहीं न कहीं समाचार पत्रों पर रोक के हैं, ऐसी किताबों पर रोक है। और उस समय हिंदुस्तान में किनका शासन? अंग्रेजों का शासन। और राष्ट्रवाद कब पैदा होगा? जिस समय अंग्रेजों के विरुद्ध लिखेंगे। लोगों में राष्ट्रीय चेतना की जागृति कब होगी? जिस समय राष्ट्रवाद के बाद मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध लिखना शुरू करेंगे, अंग्रेजों की नीतियों की आलोचना करेंगे। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लगानी शुरू कर दी। और इसमें ही एक महत्वपूर्ण चीज अभी आज हम इतनी ही बात करेंगे, आगे वाली बात हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे। तो याद रखना कि वर्नाकुलर प्रेस मतलब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया? 1878 में आया। और इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत ही क्या किया गया? ऐसी समाचार पत्रों पर क्या लगाई गई? सेंसरशिप या अलग नियम बनाए गए, जिसके माध्यम से ये कहा गया कि अगर कोई भी सरकार के विरुद्ध कुछ भी ऐसी चीज छापेगा या समाचार छापेंगे तो जिससे कि उसकी मतलब मान्यता को जब्त कर लिया जाएगा, या उनकी जो पत्रकारिता है उनको जब्त कर लिया जाएगा, या उनको पाबंद कर लिया जाएगा। जैसे कि आप साहित्य के विद्यार्थी हो तो एक मतलब टिन्नू और दुलारी एठ या झूलनी हैरानी हो रामा, अगर वो चीज अगर आपको कहीं याद आती है या वो कहानी अगर आपने पढ़ी है, देशभक्त से संबंधित है, बहुत बेहतरीन कहानी है। तो उस कहानी में बताया जाता है कि अंग्रेजों से भय कितना था, किस प्रकार एक टुन्नू देशभक्त होता है, उन्हें मार दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। जिस समय घायल होता है अंग्रेजी पुलिस उन्हें उठा कर ले जाते हैं, ये कहते हुए कि हम इनका इलाज करेंगे, लेकिन बाद में ले जाकर एक नदी में मतलब फेंक दिया जाता है। ऐसा एक शर्मा जी पत्रकारिता वाले बताते हैं, क्योंकि वो पीछे जाकर सच्चाई का पर्दाफाश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस समय संपादक महोदय को कहा जाता तो उन्होंने सामने लताड़ा किसे? शर्मा जी को। और बाद में प्रधान संपादक महोदय को पता चला तो उन्होंने पूरी कहानी को सुना और उन्होंने कहा कि कहानी सत्य है। ये 1920-21 का समय था, जिस समय देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था, विदेशी वस्तुओं की होली जला रही थी, ऐसे समय की बातें थी, मतलब उस समय की बातें थी। संपादक जी ने कहा, प्रधान संपादक जी ने, कहानी तो सच्ची है, हम ये कह सकते हैं कि ईमानदारी पूर्वक कहानी है, लेकिन ये ईमानदारी हम कागजों में या समाचार पत्रों में छाप नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें भय था कि सेंसरशिप और हमारी प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा और हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई कर ली जाएगी। इससे दुनिया क्या कर रही थी? बच रही थी। तो आज इतना ही साथियों, आप सबने देखा और आप सबने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार। और इसके साथ ही मैं ये अनुमान करके चल रहा हूँ कि मेरी ये बताई गई चीज़ें आपको ठीक तरीके से समझ में आ गई होगी। और अगर मुझे ये भी, अगर आपको ऐसा भी लग रहा है कि एक बार या वीडियो थोड़ा लंबा है तो रोक लीजिए वीडियो को बीच में, और 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, या रोक-रोक कर एक पेन और कागज़ साथ में लेके बैठिए और उनके ऊपर लिखते रहिए। तो नमस्कार, धन्यवाद।